स्त्री की अलग अलग मूर्तियों को दर्शाने की कोशिश की, यानी कि नारी को देखने की जो दृष्टि थी वो अलग थी यहाँ पर आधुनिक युग में। क्रांति की भावना అంటే ఎక్కడైతే ల్యాండ్ లార్డ్స్ దోచుకోవడం అది మొదలైందో వాళ్ళని ఉద్దేశించి క్రాంతికారి భావనలు సాహిత్యంలో మీకు కనిపిస్తాయి। जल्द जल्द पैर बढ़ाओ आओ आज अमीरों की हवेली, किसानों की होगी पाठशाला। यहाँ पर पूंजीपतियों के लिए लिखा गया है। और नेक्स्ट मानवता ही महत्ता का प्रकाशन। ఇక్కడ ఏ కులాల గురించి ఎక్కువగా పట్టించుకోలేదు, మానవత్వం మీదనే ఎక్కువగా ఆధునిక యుగంలో వాళ్ళు ఎక్కువ ఫోకస్ చేయడం జరిగింది। कवि नरेंद्र की एक पंक्ति, मानवता को प्रतिष्ठित करने की भावना से जागो पहचानो अपनी को, देखो निज अतुलित वैभव को। पंत अट्लने చాలా మంది కవులు ఉన్నాయి। पंत की देश काल और स्थिति से ऊपर मानवता को रो प्रतिष्ठित, దేశ కాల పరిస్థితులందు మానవత్వమే ఎప్పుడైనా ఉన్నత స్థాయిలో నిలబడి ఉంటదని చెప్పడానికి ప్రయత్నించారు। धर्म की विरोध की भावनाएं देख सकते हो, यानी कि मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई इस तरह के धर्मों के बारे में कोई राइटर नहीं सोचता था वो समय में। प्रगतिशील कवि ईश्वर की सत्ता विश्वास न रखते हुए मानवता का सत्ता पर विश्वास किया है। భగవంతుడి కంటే కూడా మానవత్వాన్ని నమ్మిన వాళ్ళు ఈ సమయంలో ఉన్న కవుల యొక్క ముఖ్య లక్ష్యంగా చెప్పవచ్చు। ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ, बौद्धिकता, नारी के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण और क्रांति की भावना, मानवता की महत्व का प्रकाशन, धर्म का विरोध, सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता। सामाजिक समस्या सोशल గా సమాజంలో ఉన్నటువంటి సమస్యల గురించి జనాల్ని జాగృత పరచడానికి వీళ్ళు ప్రయత్నించారు। అంటే ఉదాహరణ చూడండి, आजादी की कलियों फूटी 5 साल में होंगे फूल, 5 साल में फल निकलेंगे, रहे पंत जी झूला झूल, 5 साल कम खाओ भैया ग्रम खाओ 10-15 साल अपने ही हाथों से जोको यो अपनी आंखों में धूल। అంటే సామాజిక అంటే 5 సార్లు అంటే ఎలక్షన్స్ వస్తాయి, 5 సంవత్సరాలు ఒకడు ఉంటాడు, 5 సంవత్సరాలు ఒకడు ఉంటాడు, వాడు వెళ్ళిపోతాడు, వీడు వస్తాడు, అంటే మీ కళ్ళల్లో మీరే మట్టి కొట్టుకుంటున్నారు, వాళ్ళు మిమ్మల్ని మోసం చేసి ఇది తినండి అది తినండి అని మోసం చేసి పోస్తున్నారని రాజనీతిక పరిస్థితి గురించి ఇందులో చెప్పడానికి ప్రయత్నించారు। అంటే సమాజంలో ఉన్నటువంటి సమస్యల గురించి జనాల్ని జాగృత పరచడానికి చెప్పినటువంటి సాహిత్యం కూడా చూడొచ్చు మనం। పాశవికత కా విరోధ్, పాశవికత అంటే హిట్లర్ కి పాశవికత, హిట్లర్ కానీ వీళ్ళు ఎలా చేసి సమాజాన్ని ప్రజల్ని ఎంత పాశవికంగా హింసించారు, इस तरह की भी आप साहित्य देख सकते हैं। आपके टॉपिक के अंदर एक उदाहरण के लिए 2-3 लाइन दिए है दिनकर का, राइन तट पर लिखी सभ्यता, हिटलर खड़ा कौन बोलो, हंसता खून चट्टी का नारी निज स्वतिक खोलो। इस तरह से दिनकर जी पाशविकता का भी विरोध करते हुए कविताएं बताए हैं। और जन शोषण का विरोध, जन शोषण జనాల్ని హింసిస్తూ శోషిస్తూ ఉన్నటువంటి దాని మీద కూడా విరోధానికి ఒక కవిత రాయడం జరిగింది। वो उदाहरण क्या है, वह आता 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटियां टेक, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता वह आता। यानी कि यहाँ पर जन शोषण का विरोध मुक्ति बोध యొక్క కవితలో ఉంటది। अंधेरे में यानी कविता बहुत अच्छी कविता है, बड़ी कविता, बहुत लंबी कविता, 70-80 पेजेस की कविता है वो बड़ी कविता। उसमें कहता है कि उसकी अंतरात्मा उसे खोजती रहती है कवि को कि एक रक्तालोक स्नात पुरुष जो है मुझे हमेशा याद दिलाता है कि कोई आहट मुझे सुनाई दे रही है, लेकिन व्यक्ति मनुष्य जो प्रतिरूप तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कौन है वो व्यक्ति, वो हमेशा धर के नींद से जाग उठता है, कौन है। यानी कि जन शोषण का विरोध करने के लिए इसमें लिखी गई है कविताएं। साम्राज्यवाद के कुत्ते भूकर उगा हरे वाले,
దల్లాల్ దృష్టి దర్తీకి అంటే సామ్రాజ్యవాదికి కుత్తే, సామ్రాజ్యవాదాన్ని చెప్పి వచ్చినటువంటి కుక్కలారా అని ప్రశ్నిస్తూ ఎవరైతే ప్రజల్ని దోచుకుంటున్నారో హింసిస్తున్నారో వాళ్ళ మీద రాసినటువంటి కవితలు. కళా సంబంధి మాన్యత, కళా సంబంధి అనికి प्रगतिवादी कवि अत्यधिक अनुभूति पक्ष के संबंध में, अभिव्यक्त पक्ष के संबंध में कवि पंत ने कहा है. अनुभूति जो उन्होंने फील हुआ उसके बारे में अभिव्यक्त करते हुए చెప్తూ రాసినటువంటి సాహిత్యం కూడా आपको पंत जी के सुमित्रा नंदन पंत जी के कविताओं में आप देख सकते हो. पंत जी के शब्दों में అంటే अंत में वो क्या कहना चाहते हैं कि प्रगतिवाद के अंदर प्रगतिवादी की कवि ने प्राचीन रूढ़िवादी योजना को छोड़कर कला पक्ष के अंतर्गत आदर्शता की स्थापना की है. వీళ్ళ యొక్క రచనల యొక్క దృష్టి ఎలా ఉందంటే प्राचीन रूढ़िवादी योजना को, जो रूढ़ि प्रथाएं हैं उनको छोड़कर कला पक्ष के अंतर्गत, कला पक्ष के अंदर वो आदर्शता को स्थापना करके उनकी कविताएं चली है. और इस समय के अन्य कवि कौन है? नरेंद्र शर्मा है, शिवमंगल सुमन है, अंचल है, केदारनाथ है, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन. नागार्जुन కూడా చాలా ఫేమస్. నాగార్జున్ కి కహానియా చాలా బాగుంటాయి. రంగయ్య రాఘవ్, విద్యాపతి కోకిల్, शंभुनाथ सिंह, गिरिजा कुमार माधर, गजानन माधव मुक्तिबोध చాలా ఫేమస్ 1952-1960 వరకు. रामविलास शर्मा आदि ये समय के प्रमुख कवि माने जाते हैं प्रगतिशील के. और नेक्स्ट आती है नई कविता. नई कविता అంటే 1960s తర్వాత వచ్చిన దాన్ని నई కవిత అన్నారు. नहीं तो సమకాలీన కవిత అంటే, సమకాలీన అంటే ఇక్కడన్నా కొంచెం మనకు ఒక 5-6 ఏళ్ల డిఫరెన్స్ లో మార్పు వచ్చింది. కానీ ఇక్కడ నుండి 2-3 ఏళ్ళు 4 ఏళ్ళలోనే చాలా కవిత్వాల్లో సాహిత్యంలో మార్పు వచ్చింది అన్నట్టు. यहाँ से नई कविता, नहीं तो समकालीन कविता ऐसी कही जा सकती है. इसका प्रारंभ जो है 1954 से मानी गई है. ये दूसरे तार सप्तक से इनका नई कविता का शुरुआत माना है. पहली तार सप्तक जो है 1943 से शुरू हुई और 1951 में दूसरा तार सप्तक मंडल की स्थापना हुई. उसके प्रमुख कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश कुमार मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर वादी. यानी कि 7 कवियों के मंडल से ये तार सप्तक बनी है. और इसका आरंभ जो है 1954 से मानी जाती है. और पृष्ठभूमि से नई कविता की प्रवृत्तियां, ये समय की मॉडर्न यानी कि मॉडर्न पोएट्री कहा जा सकती है यहाँ पर. तो इसकी प्रवृत्तियां क्या है? आधुनिकता. आधुनिक समाज में इतिहास का विषय भौतिक निर्मित विषयों को संग्रहित करके इस धारा के द्वारा प्रयोग की है. आधुनिक समाज में इतिहास का विषय भौतिक निर्मित विषयों से को संग्रहित करते हुए बनाया गए हैं. जैसे कि उन्हीं రేడియం కి అంటే మోడర్న్ వరల్డ్ లో ఎలాంటి పదాలు, ఎలాంటి నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ ని కూడా వీళ్ళ కవిత్వంలో రేడియో అని, రేడియం అని, इस तरह के चुंबक अंकित हुआ. चुंबक అంటే మ్యాగ్నెట్. వీట్లాంటి పదాలని వీళ్ళ కవిత్వంలో మనకి కొత్తగా కనిపిస్తుంటాయి. आधुनिकता है और प्रकृति चित्रण है. इसके अंदर प्रकृति चित्रण यानी कि प्रकृति का वर्णन भी है. नवी कविता और शब्दों का चमत्कार. शब्दों का चमत्कार, जिस तरह से हम बोलते हैं चमत्कारी रूप से भाषा का प्रयोग करते हैं, उस तरह के शब्द आप साहित्य के अंदर आप देख सकते हो. जैसे कि जी हाँ हुजूर, हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, सभी किस्म के गीत बेचता हूँ. ఎవరు రాసిన? భవానీ ప్రసాద్ రాశారు. ఇది ఒక వ్యంగ్యంగా చమత్కారయుక్తంగా రాసినటువంటి साहित्यम కూడా మనకి नई कविता के अंदर देख सकते हो. अनुभूति की यथार्थता. ये अनुभूति की यथार्थता అంటే
जो वो महसूस करते थे, अनुभव करते थे, उसकी यथार्थ चित्रण आपको कविताओं में देख सकते। चेहरे से असंख्य आंखें थी, दर्द सभी में था, जीवन का दर्द सभी ने जाना था। అంటే ఏదైనా సిచ్యువేషన్ లో ఆ సమస్య అందరికీ ఉంది, चेहरे से असंख्य आंखें थी, दर्द सभी में था, कुछ संगठन कुछ घटना घटी है, सब डरे हुए हैं, उस डर जो है हर एक की आंखों में दिख रहा है, जीवन का दर्द सभी ने जाना था, జీవితం అంటే ఏంటో ప్రతి ఒక్కళ్ళు తెలుసుకున్నారు అని అనుభవంతో చెప్పినటువంటి కథ సాహిత్యం కూడా మనం చూడొచ్చు। అంతర్ద్వంద్వ की समस्या అంటే अंदर छिपी हुई द्वंद्वात्मक पद्धति संकोच उठाए, गौण रूप से समस्यात्मक का दृष्टिकोण इसमें किया गया है। यानी कि అంతర్ద్వంద్వ లోపల మనతో సంఘర్షించుతున్నటువంటి మాటల్ని కూడా వీళ్ళు చెప్పడానికి ప్రయత్నించారు। और सामाजिकता అంటే सोशलाइजेशन और पूंजीवादी का विरोध यानी कि क्रांति की भावनाएं। पूंजीवादी అంటే लैंड लॉर्ड्स వాళ్ళ యొక్క विरोधम। और नई कविता का विकास कैसे हुआ इसके बारे में भी बताते हुए प्रमुख कवि जो है ये समय के प्रमुख कवि सर्वश्री गजानन माधव मुक्तिबोध, इस टाइम का फेमस राइटर मुक्तिबोध, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, आग्नेय, जगदीश गुप्त। आग्नेय కూడా అంటది, आग्नेय ఏంటి అంటే नदी के द्वीप, बहुत अच्छी कविता है। और जगदीश गुप्त, राजा डुबे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, नारायण त्रिपाठी, भरत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, वीरेंद्र कुमार जैन, जगदीश चतुर्वेदी आदि जो है उस समय के प्रमुख कवि मानते हैं। इसमें इन सब में जो है आग्नेय का नाम उल्लेखनीय है। इनकी रचनाएं आंगन के पार द्वार ఇందులో నుండే తీసుకున్నటువంటిది, నదీకేది, భగ్నదూత్, చింత, ఇత్యాలం, హరిగాస్ పరిక్షణవర్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ కవితానే। बावरा, अहेरी, इंद्र धनुरोध आदि काव्य कृतियां इनकी हैं। तोड़ दूंगा मैं तुम्हारे आज चाह अभिमान, तुम हंसो कह दो कि अब उत्संग वर्जित है। इस तरह के इनकी दो कविताएं थी, आप देख सकते हो किसके, आग्नेय जी के। अंत में नई कविता के बारे में क्या भक्तिवन्नी विन्न तरवाता नई कविता के बारे में क्या कह रहे कि बिंब विधान व्यापक और बहुमुखी हैं, व्यंग्यार्थ की चेतना से युक्त होने पर भी नई कविता रसपूर्ण पाई गई है। వ్యంగ్యంగా ఉన్న బింబాత్మకంగా ఉన్నా గానీ इस समय की कविता जो है रसपूर्ण है, చాలా రసవత్తరంగా చక్కగా ఉండేది। साधारणीकरण की प्रकृति का खोज समाज यथार्थ और बौद्धिकता से पाई गई है। యథార్థాన్ని మార్క్సిజం ని అంటే ఉన్నట్టుగా దిగంబర కవిత మనము ఇక్కడ చూడొచ్చు। నెక్స్ట్ गद्य की विदाई అంటే ये तो कहानी है, सॉरी पद्य है। साहित्य का दो रूप, गद्य और पद्य। पद्य को हमने देखा, गद्य की विधाओं में नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, रेखाचित्र है, రిపోర్టిజం है, ఏకాంకి है, ఇవన్నీ గద్య భాగానికి ఒక రూపాలు। దాంట్లో ఫస్ట్ कहानी కథల గురించి చెప్తున్నాడు। इसके कहानियों को जो है अलग अलग रूप से इनके अध्ययन की सुविधा के लिए इसको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कहानियां जो है प्रेमचंद जी ने लिखा है। इन्होंने 300 से ऊपर कहानियां लिखी है, तो इनको ही स्टैंडर्ड मार्क से लिया गया। प्रेमचंद के पूर्व युग में कहानियां कैसे थी, प्रेमचंद के युग में कहानी कैसे थी, प्रेमचंद के बाद, प्रेमचंद ఎప్పుడు చనిపోయాడు 1936 చనిపోయాడు, 1936 में इनकी डेथ हुई। उसके बाद यानी कि उनके बाद की कहानियां कैसे थी అంటే స్వాతంత్రోత్తర, స్వాతంత్ర से पूर्व అని పెట్టారు, అట్లా డివైడ్ చేయడం జరిగింది। प्रेमचंद पूर्व युग के अंदर आरंभ से 1915 तक, అంటే प्रेमचंद पूर्व युग की कहानियां कहाँ से शुरू, 19वीं शताब्दी से शुरू होकर 1915 तक के समय की कहानियां। बहुत सारे लोगों ने कहानियां लिखी। बृहत कथा और इंशाल्लाह खां के रचना,
रानी केतकी की कहानी, इस तरह से कहानियां ज्यादा से ज्यादा लोगों ने लिखी, लेकिन राजा भोज का सपना, इस सितारे हिंद, इस तरह की कहानियां हुए, लेकिन उसने कहा था कहानी से, कहानी की शुरुआत चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, उसने कहा था कहानी जो 1915 में लिखी गई थी, इस युग की अन्य कहानियों में से श्रेष्ठ मानी गई है। रामचंद्र शुक्ल का 11 वर्ष का समय बंग, ये जो है ये कहानी को माना गया है। और प्रेमचंद युग कब से शुरू हुई? 1915 से 1936 टाइम तक जो है प्रेमचंद युग है। इस समय भी बहुत सारी कहानियां हैं आए, जैसे कि ईश्वरीय न्याय, बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं మీకు యూట్యూబ్ లో సర్చ్ చేస్తే కూడా మీకు అది డాక్యుమెంటరీ ఫిలిం తీశారు, మీకు ఠాకూర్ का कुआं కూడా ఉంటది దాంట్లో। और पूस की रात और सदगति, ये भी इनकी कहानियां हैं, डिग्री लो उनटे सदगति। ये इन प्रेमचंद जी की कहानियों के भी ऊपर शॉर्ट फिल्म बनी है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म ज्यादा बनी है इनकी, क्योंकि ये यथार्थता और दार्शनिकता के नजदीक होते थे इनकी कहानियां। और कफन कहानी की रचना जो है अधूरे ही छूट गई है। Madam, please tell me page number, madam. रासना पेज नंबर 170। Thank you. उत्तर प्रेमचंद, यानी कि प्रेमचंद के बाद का समय जो है, प्रेमचंदोत्तर युग की रचनाओं को दो प्रधान प्रवृत्तियों से देख सकते हैं। बाद का समय, प्रेमचंद जी के बाद का समय, उसको हम दो रूपों से देख सकते हैं। एक जो है मनोवैज्ञानिक, एक जो है समाजवादी। समाजवादी यानी कि सोशलिस्टिक, और मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल। मनोवैज्ञानिक कहानियों में जो है प्रसाद का भी कहानियां हैं, और लीला चंद्र जोशी की काया है, उपेंद्र नाथ अशोक की स्वप्न कहानी है, विष्णु प्रभाकर जी की कहानियां हैं। मनोवैज्ञानिक అంటే సైకలాజికల్ डिपेंडेंस మీద రాసినటువంటి కథలు। और समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, यानी परिवार से संबंधित जॉइंट फैमिली, इसके बाद न्यूक्लियर फैमिली में बदल गई। रचनाकारों ने अपने समय में के समाज में फैली जर्जर रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। आपने प्रायश्चित कहानी देखी? प्रायश्चित कथा विन्नारा? बिल्ली की कथा, व्यंग्य नाटक, यानी कि समाज में जिस तरह से रूढ़ी प्रथाएं हैं उनके ऊपर व्यंग करते हुए रचनाएं हुई हैं। అంటే अगर हम मानते हैं ना, बिल्ली अगर रास्ता काटती है तो नहीं तो बिल्ली की हत्या होने से ये हम महापाप मानते हैं। आदमी की हत्या से ज्यादा पाप हम समझते हैं। ये सब रूढ़ी प्रथाओं के ऊपर व्यंग्य रचनाएं हुई हैं, वो है समाजवादी के अंदर देख सकते हो। इसके बाद 4 कालों में विभाजित हुआ है कहानी। एक जो है प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युग, उत्तर प्रेमचंद युग, उसके बाद స్వతంత్రోత్తర హిందీ కహాని। స్వతంత్రోత్తర అంటే స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఇచ్చినటువంటి కథలు అని మనం డివైడ్ చేసుకొని చదువుకోవడానికి ఈజీగా మనం డివైడ్ చేసుకున్నాం, ఎందుకంటే ఆ సమయంలో వచ్చినటువంటి సాహిత్యము అలాంటిది కాబట్టి। और इस समय का जो है 1950 के बाद की कहानियां इसकी इस श्रेणी में रखी गई है। यहाँ पर जो है हिंदी कहानी ने एक नई दिशा पकड़ी है। ये समय से एक कहानी के अंदर एक नई दिशा आ गई है। ये क्या है? उसके अंदर मूल्यवादी स्वर है, विघटित मूल्यों का परिवेश में चिक स्वतंत्र और बदले हुए रिश्तों का स्वर है, और अर्थात 1960 तक मूल्यवादी स्वर था, 1970 के प्राप्त में दूसरे स्वर प्रवृत्ति झलक देखती है। मूल्यवादी 1960 तक था, 1917 के बाद जो है विघटित मूल्यों का परिवेश के चीक इसके अंदर। निष्कर्ष रूप से ओवरऑल का हम कहानी के बारे में देखें तो साहित्यिक दृष्टि से हिंदी का कहानी साहित्य का या विधा अन्य गतिविधियों से अधिक प्रणवाण, विकासशील और जीवन का सच्चा प्रतिनिधित्व है। गद्य भागंलो अन्नीति कंटे కూడా కథలు,
कहानी का विकास ज्यादा हुई है, ज्यादा लोगों ने इसकी नस पकड़ी है, अच्छी अच्छी कहानियां आपको बाहर आई है। नेक्स्ट नाटक, पहले कहानी को देखिए हम, उसके बाद नाटक। नाटक के अंदर नाटक शब्द की उत्पत्ति जो है नाट्य शास्त्र से ली गई है और अनुकरण ही नाटक का मूल तत्व है। इस तरह से अलग अलग लोगों ने, अलग अलग फिलोसोफर्स ने, डोनाल्ड ने के अनुसार नाटक क्या है, इस तरह से बताए गए हैं। नाट्य का विकास कैसे होता है, విద్వానం की कथा उसकी 5 అవస్థలు మాని जाती हैं। దీంట్లో 5 అవస్థలు ఉంటాయి। ఏంటి అంటే 5 స్టేజెస్ ఉంటాయి। అవస్థ అంటే ప్రాబ్లం కాదు, స్టేజెస్ ఉంటాయి। ఆరంభ, ప్రయత్న, प्राप्तश, नियताप्त, Recording in progress. इस तरह से 5 स्टेजेस में नाटक होती है। और हिंदी नाटकों की पीठिका जो है 19वीं शताब्दी से मानी गई है। प्रथम नाटक जो है प्रबंध चंद्रोदय है माना गया है। भारतीय युग में भी बहुत सारे नाटक लिखी गई है और प्रसाद के युग, प्रसाद को जो है नाटक का रूप में ही मानते हैं। इन्होंने 16 नाटक लिखे हैं। और इस युग में नाटक शैलियों का उदय हुआ है। నాటక శైలియం గీతి నాట్యం, ఒక్కొక్క రకాల నాటకాలు వేయడం జరిగింది। గీతి నాట్యం అంటే ఆ నాటకంలో ఒక్కొక్క సీన్ పాటల్లాగా పాడుతూ నటిస్తారు। एकांकी एवं प्रतीकात्मक नाटक అంటే एकांकी అంటే एक पात्र अभिनय की रचना हुई है। आप देख लीजिए पौराणिक धारा, पौराणिक नाटक के अंदर किन किन लोगों ने लिखी है। दुर्गत पांडे, वियोगी हरि, कौशिक मिश्र बंधु, गोविंदी वल्लभ पंत, इन इस तरह के लोग जो है पौराणिक नाटक लिखे। ऐतिहासिक धारा के अंदर पांडे ब्रेचंद शर्मा, उग्र प्रेमचंद, बद्री नारायण, इन्होंने ऐतिहासिक धारा को पकड़ी है। राष्ट्रीय धारा के अंदर भी प्रेमचंद आते हैं। समस्त प्रदान के अंदर प्रेमचंद, लक्ष्मी नारायण मिश्र आते हैं। प्रेम प्रदान के अंदर ब्रजनंदन सहाय, प्रहसन के अंदर श्रीवास्तव, इस तरह के कहानियां लिखी गई है। मुख्य रूप से इस समय की प्रमुख नाटककार जो है प्रसाद जी है। जयशंकर प्रसाद को ही नाटककार कहते हैं। और नाटक के तत्व, नाटक के तत्व के अंदर ఏమేమి దానికి ఇంపార్టెంట్ ఏం ఉండాలి, కథా వస్తు, పాత్ర చరిత్ర చిత్రం, పాత్ర ఉండాలి, పాత్ర అంటే క్యారెక్టర్ ఉండాలి, చరిత్ర క్యారెక్టరైజేషన్ ఉండాలి, కథోపకథనం అంటే ఒక దాని తర్వాత సైమల్టేనియస్ గా ఏ కథ ఫాలో అవ్వాలి అనేది ముందే స్క్రిప్ట్ ఉండాలి। దేశ్ కళా తథా వాతావరణం అంటే వాతావరణం అంటే సిచ్యువేషన్, అంటే ఆ దేశ కాల పరిస్థితులను అనుగుణంగా నాటకం ఉండాలి। ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రామాయణం ఉంది, రామాయణం ఎప్పుడో త్రేతాయుగంలో జరిగింది, కానీ ఇప్పుడు అదే రామాయణం మనం నటిస్తున్నాం అంటే నాటకంగా వేస్తున్నాం అంటే అక్కడ ఉన్న వాతావరణానికి సిచ్యువేషన్ కి తగ్గట్టుగా దాన్ని అనుకూలించి మార్చుకొని దాన్ని అప్లికేబుల్ గా అయ్యేటట్టుగా చెప్పేటట్టుగా ఉండాలి నాటకం। ఎందుకంటే జనాలు అంత ఆసక్తిగా దాన్ని నాటకాన్ని చూస్తారు కాబట్టి उस तरह से नाटक होनी चाहिए। और भाव शैली, భావము చాలా చక్కగా వ్యక్తపరిచే విధం। అభినేత అంటే దాన్ని నటించేవాళ్ళు, అంటే మాటలు ఒకటి యాక్షన్ ఒకటి ఉండొద్దు, మాటలకు అనుగుణంగా యాక్షన్ ఉండాలి, యాక్షన్ అనుగుణంగా వాయిద్యాలు ఉండాలి, साउंड। और उसका उद्देश्य, नाटक का उद्देश्य क्या है, क्यों इस नाटक को रची गई है रंगमंच पर, ये बतानी है। ये सब तत्व होने पर भी नाटक एक सफल नाटक बन सकती है। और जयशंकर प्रसाद की योगदान जो है, जयशंकर प्रसाद ने बहुत सारे ఇక్కడ 11 ఇచ్చారు, 16 का नाटक लिखे हैं। कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, यशोधर्मदेव गावी तप्पु, राजश्री, विशाखा, अजात शत्रु, जन्मे जयगा, नाग्यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, इस तरह के ऐतिहासिक पौराणिक मौलिक नाटक है। मौलिक नाटक అంటే సొంతంగా नाटकें बहुत लिखी है। नाटक के अंदर किसका नाम उल्लेखनीय है, जयशंकर प्रसाद का। कहानियों के अंदर प्रेमचंद का, उपन्यास सम्राट भी प्रेमचंद को ही कहा जाता है। उपन्यास అంటే ఉపన్యాసించడం కాదు, నవలలు రాయడం। ఉపన్యాసము అంటే నవల, హిందీలో ఉపన్యాస అంటే నవల, తెలుగులో ఉపన్యాస అంటే భాషణ్।
और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के समय से ही उपन्यास आप देख सकते हो। और इसके बारे में वो सारे लोगों के अनुसार उपन्यास का तत्व क्या है, इसकी परिभाषा दी है। जैसे है हडसन है, हैमिल्टन है, मैथ्यू आर्नल्ड है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास बेरी, इस तरह के फॉरेनर्स फिलोसोफर्स भी नॉवेल के बारे में क्या बताए हैं अपने अपने शब्दों में। हैमिल्टन ने क्या कहा, उपन्यास की कथा सुसंबद्ध और श्रृंखलाबद्ध होनी चाहिए, అంటే నవల ఎలా ఉండాలి అనేది ఎవరెవరి మాటల్లో వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది। उसी तरह से नाटक के जैसे यहाँ पर उपन्यास की भी तत्व बताए हैं कि कथा वस्तु होनी चाहिए, नवल की కూడా ఒక కథ అనేది ఉండాలి, పాత్ర चित्रण होनी चाहिए, उसके साथ साथ संवाद या कथोपकथन भी होने, संवाद डिस्कशन మనకి ఒకళ్ళ అన్న తర్వాత దాన్ని సైమల్టేనియస్ గా వాక్యం వస్తుంది, संवाद या कथोपकथन भी होनी चाहिए, देश काल की भी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। शैली, शैली అంటే निकनिकी भाषा, जो भाषा होती है वो उद्देश्य भी इसका, इसमें भी विकास क्रम की प्रथम अवस्था जो है 1850 से लेकर 1900 तक का जो है प्रथम क्रम माना गया है। हमीर हट जो है लिखा है उपन्यास, भारतेंदु के ने स्वयं एक उपन्यास हमीर हट लिखा है, उसमें इस तरह इस समय बहुत सारे लोगों ने साहित्य उपन्यास लिखी है। निस्सहाय हिंदू उपन्यास इस युग के प्रसिद्ध उपन्यास मानी जाती है, यानी कि उस समय यानी 1850 to 1900 वो समय के प्रसिद्ध उपन्यास जो है निस्सहाय हिंदू ये प्रमुख है। इसके बाद जो है 1900 से 1915 तक का समय जो है दूसरी द्वितीय अवस्था मानी गई है। उस समय भी बहुत सारे लोगों ने गोपाल राम गहमरी, कार्तिक प्रसाद खत्री, राजा कृष्ण वर्मा, इस तरह के बहुत सारे लोगों ने लिखे, लेकिन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद नाम से ने वेनिस का भांका, गंगा प्रसाद गुप्त ने पुणे में हलचल नामक उपन्यास को अनुदित किया है। अनुदित అంటే ट्रांसलेशन, अंग्रेजी के अनुदित उपन्यासों में राम काका की कुटिया और लंदन रहस्य उल्लेखनीय है। ट्रांसलेट చేసినటువంటి నావెల్స్ ఆ టైంలో ఏవి అంటే ఒకటి राम काका की कुटिया और लंदन रहस्य, ये जो है ट्रांसलेटेड नॉवेल्स है। अनुदित उपन्यासों के साथ साथ ट्रांसलेटेड नॉवेल्स के साथ साथ सामाजिक, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, रहस्य, रोमांचपूर्ण घटना प्रधान तिलस्मी और जासूसी उपन्यास, तिलस्मी और जासूसी उपन्यास అంటే डिटेक्टिव नॉवेल्स అన్నట్టు। इनमें 3 उपन्यासकार जो है देवकी नंदन खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी और गोपाल राम गहमरी, ये जो है फेमस है। మీకు ऐतिहासिक और रोमांटिक तिलस्मी को उसकी उपन्यास में चंद्रकांता आती है, चंद्रकांता అది सीरियल కూడా తీయడం జరిగింది దీని మీద। तो ये समय की उपन्यास इस तरह से है। इसके बाद आती है प्रेमचंद युग। प्रेमचंद युग के अंदर 1915 to 1936 के समय में इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, इसीलिए इनको जो है उपन्यास सम्राट कहा जाता है। और इस युग में जो है मान्यताओं के अनेक परिवर्तन आए हैं, చాలా రకాల చేంजेस వచ్చినాయి। इन्हें बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, जैसे प्रेमाश्रम, सेवा सदन, कर्म भूमि। कुछ उपन्यासों के ऊपर तो फिल्म भी बने हैं, कहानियों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्स बनी है, इन नॉवेल्स के ऊपर तो फिल्म्स भी बनी है। कर्म भूमि, रंगभूमि तो सिनेमा भी है, गबन, गोदान के ऊपर भी सिनेमा है, उल्लेखनीय है। इस युग में प्रेमचंद के अतिरिक्त कई श्रेष्ठ उपन्यासकार भी रखे। प्रेमचंद के साथ साथ और भी कुछ लोग हैं, जैसे चतुर्सेन शास्त्री, प्रसाद है, भगवती चरण है, इस तरह से वृंदावन लाल वर्मा, इस तरह के बहुत सारे राइटर ये समय में हैं। उसके बाद आती है आधुनिक
समय उपन्यास के अंदर 1947 से इसके अंदर नवीन युग में प्रगतिवादी फ्राइडवादी फ्राइड అంటే సైకియాట్రీ స్కిన్నర్ ఫ్రైడ్ వీళ్ళు फ्राइडवादी मनोवैज्ञानिक ऐतिहासिक सामाजिक और आंचलिक तथा पश्चिम में उत्पन्न नई नई विचारधाराओं और पद्धतियों का अनुकरण करने वाले सैकड़ों उपन्यास लिखे गए చాలా లక్షలు రాయడం జరిగింది చాలా सैकड़ों उपन्यास लिखे गए हैं और सामाजिक उपन्यास भी देख सकते हैं समाज के इसमें नागार्जुन है रंगे राघव है भगवती प्रसाद है वाजपेयी है इस तरह से सामाजिक सोशल इसके अंदर यथार्थता सामाजिक तथा आदर्शवादी उपन्यास यहाँ पर आपको देख सकते हो और उसके बाद मनोवैज्ञानिक उपन्यास मनोवैज्ञानिक के अंदर एवर रास्तारंटे मनोवैज्ञानिक जैनेन्द्र पीजीलो कथा ఉంది जैनेन्द्र है लीलाचंद्र जोशी है भगवती प्रसाद वाजपेयी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना गंगा प्रसाद विमल ये लोग जो है मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे आंचलिक उपन्यासों में जो है आपको अमृतलाल नागर उदय शंकर भट्ट देवेंद्र लक्ष्मी नारायण इस तरह के लोग आंचलिक उपन्यास लिखे अनुदित उपन्यास अनुदित అంటే ట్రాన్స్లేటెడ్ ఉపన్యాస్ ఎవరు రాశారంటే టాల్స్టాయ్ गोर्की तुर्गनेट चेकाव एमिल जेटना आदि के उपन्यास की विचारधाराओं को एवं शिल्प पद्धतियों को इसके अंदर लिखी गई है और प्रेमचंद जो है इस समय के प्रमुख राइटर है ये समय में प्रेमचंद के उपन्यास सामाजिक समस्या मूलक होते हैं उन्होंने किसी न किसी समस्या को लेकर उपन्यास की रचना की है ఏదన్నా ఒక సమస్యను తీసుకొని ఈయన ఒక నావల్ గా రాయడం జరిగింది ఇందులో तो इन्होंने प्रतिज्ञा वरदान सेवा सदन प्रेमाश्रम निर्मला रंगभूमि कायाकल्प गबन धर्मभूमि गोदान ये सब प्रेमचंद के ही लिखे हुए उपन्यास थे अब हमने देखा कि गद्य साहित्य के अंदर कहानी देखे नाटक लेके उपन्यास देखे उसके बाद आती है एकांकी एकांकी అంటే एक पात्र नहीं उसके बाद निबंध है रिपोर्टार्जन है ओके ये सब होगा एकांकी के यानी कि जीवन की एक झांकी मात्र देता है इसके अंदर सेठ गोविंद दास एकांकी के भेद कथा वस्तु की दृष्टि से अभिव्यंजन की दृष्टि से उद्देश्य की दृष्टि से मूल प्रवृत्ति की दृष्टि से एकांकी के इतने भेद बताए हैं कथा वस्तु की दृष्टि से देखा जाए तो पौराणिक ऐतिहासिक सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक मनोवैज्ञानिक जनपदी चारित्रिक दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक इस तरह से आप इतने 10 भेद बताए हैं कथा वस्तु की दृष्टि से 10 भेद और अभिव्यंजन की दृष्टि से 7 भेद उद्देश्य की दृष्टि से 6 भेद मूल प्रवृत्ति के उद्देश्य से 7 और तकनीकी से जो है 7 भेद बताए हैं और उसके बाद जो है एकांकी के तत्व क्या कह रहे हैं कि 9 तरह के तत्व होने चाहिए कथा वस्तु पात्र और चरित्र चित्रण कथोपकथन देश काल और वातावरण उद्देश्य भाषा शैली अभिनयन रंगमंच निर्देशक समय का पालन यहाँ पर आपको 4 नए शब्द आपको मिल रहे हैं एकांकी के अंदर भाषा शैली अभिनयन अभिनयिंचडము రంగమంచ నిర్దేశ రంగమంచ మీద అంటే స్టేజ్ మీద రంగమంచ అంటే స్టేజ్ మీద निर्देश डायरेक्शन प्रकार चेयर समय का पालन जितना समय दिया जाता है उसके अंदर भी बतानी होती है रेडियो रूपक के अंदर भी एकांकी की उद्देश्य రేడియోలలో కూడా వస్తుంది ఏకపాత్ర అభినయం మనకు అప్పుడు రేడియోలో కూడా ఒక్కలే మాట్లాడుతుంటారు ఒక్కలే స్టోరీ అంతా నడుపుతూ ఉంటారు प्रथम विकास फर्स्ट विकास ఎప్పుడు అంటే 1870 to 1905 एकांकी का उद्भव यहाँ पर आप 4 प्रकार के एकांकी देख सकते हो एक जो है राष्ट्रीय एकांकी భారతేందు హరిశ్చంద్ర రాసినటువంటిది భారత్ జనని అని
सामाजिक एकांकी जो है बूढ़े मुहासे राधाचरण गोस्वामी రాసినటువంటి ధార్మిక ఏకాంకి ధనంజయ్ విజయ్ రాసింది భారతేందు హరిశ్చంద్ర उदाहरण जो है कार्तिक प्रसाद खत्री రాసినటువంటి हास्य एकांकी अधिक व्यंग पूर्वक हास्य पूर्वक रचनाओं का हुआ है इसके నెక్స్ట్ ఎక్కడంటే ద్వేది యుగ్ 1905 నుండి 1924 వరకు द्वेदी युग और तृतीय विकास जो है 1925 से 1968 तक का और वर्तमान काल के अंदर 1969 से जो है अब तक का समय जो है एकांकी का विकास हुआ मुख्य रूप से మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే కహాని దంతత్వం ఉపన్యాస్ उसके तत्व कौन से समय ఎన్ని భాగాలుగా విభజించారు ఆ టైంలో వచ్చినటువంటి కథలేంటి ఇంత డెప్త్ గా మిమ్మల్ని ఏం అడగరు ఆధునిక కాల్ రాసినప్పుడే ఇవి రాయాల్సి వస్తుంది नेक्स्ट निबंध निबंध అంటే एसेस इसका जो है भारतेंदु युग द्वेदी युग नवीन युग 3 भागों में विभाजित किया गया है निबंध भारतेंदु युग में जो है इसके बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र भारतीय के प्रतिनिधि गद्य लेखक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन अंबिका दत्त व्यास रामदास राधाचरण गोस्वामी उसी प्रकार तोताराम और मुख्य गद्य के क्षेत्र में अपने योगदान द्वारा युग स्पष्ट के रूप में ये दे रहे थे तो వీళ్ళు ప్రముఖులు ఈ సమయంలో భారతీయ युग के समय भारतीय युग बोले तो 1857 से 1900 तक का समय की प्रमुख निबंधकार और द्वेदी युग के समय में निबंधकार एवरंटारंटे रामचंद्र शुक्ल को निबंधकार कहा जाता है उनको और द्वेदी युग के अंदर भी ज्ञान विज्ञान साहित्य और अन्य विषयों पर सुंदर निबंध लिखते हैं ज्ञान विज्ञान के आधार पर साहित्य के आधार पर और अन्य जनरल टॉपिक्स के ऊपर भी एसेस मिलते हैं और उसके बाद आती है मेरे को रामचंद्र शुक्ल का जो चिंतामणि है उसके अंदर 16 निबंधों का संग्रह है उन्होंने 2 ग्रंथों में इसका प्रकाशन हुआ चिंतामणि पुस्तक में हर एक विषय के ऊपर निबंध है क्रोध है उत्साह है प्रेम श्रद्धा भक्ति इन सब के ऊपर भी आपको घृणा है करुणा है इनके ऊपर भी आप निबंध देख सकते हो और नवीन युग के अंदर जो है भाव भाषा शैली सभी दृष्टि से नए और उत्कृष्ट निबंधों की रचना इस काल में हुई है नवीन युग అంటే ఇప్పుడు 1960s తర్వాత సమయంలో నిబంధ ఎవరైతే రాశారో वो समय में जो है नवीन युगों की रचनाओं में भाव भाषा भाषा शैली और सभी दृष्टि से ये नई तरीके से उभर कर बाहर आई है इस युग की रचनाकारों में मुख्य रूप से हरिशंकर परसाई कुबेर नाथ राय विद्या निवास मिश्र धर्मवीर भारती शिव प्रसाद सिंह विवेक राय आदि इस समय के प्रमुख निबंधकार माने जाते हैं మనకి ఇందులో గద్య భాగంలో ఇచ్చిన ఏంటి అంటే 5 రకాలు ఒకటి కహాని నాటక్ ఉపన్యాస్ ఏకాంకి निबंध रिपोर्टार्जन 6 है रिपोर्टार्जन बोले तो रिपोर्टार्जन बोले तो हिंदी की सर्वदा नवीन विधा है यह प्रक्रिया यूरोप की देन है रिपोर्टार्ज का पहचान फ्रांसीस भाषा से ली गई है रिपोर्ट शब्द के समान है रिपोर्ट ही बढ़ श्रीमती महादेवी जी का विवरण है कि रिपोर्ट यानी कि अलग अलग राइटर्स ने इस रिपोर्ट आर्जन के बारे में बहुत कुछ कहा है रिपोर्ट की विकास की यात्रा के अंदर इसके अलावा कुछ रिपोर्टाज निम्न प्रकार है स्वराज भवन नामक रिपोर्टाज हंस पत्रिका में लिखा गया है पर्यटन और जीवन संघर्ष की रिपोर्टाज लिखना गदर के फूल शीर्षक से लिखा जाना चीन और पाकिस्तान के युद्धों पर ఒక రిపోర్ట్ రాయడం రిపోర్టార్జన్ అంటే అప్పుడు చైనా పాకిస్తాన్ యుద్ధం పైన కూడా ఒక వ్యాసం లాగా వచ్చింది అన్నట్టు आकाशवाणी से भी रिपोर्टाज प्रकाशित होते रहे हैं
इसकी विशेषता దీని యొక్క విశేషత ఏంటంటే इसमें कल्पना तत्व कम और यथार्थ अधिक रहते हैं దీంట్లో ఇమాజినేషన్ తక్కువ वास्तवम ఎక్కువ ఉంటుంది रिपोर्ट अर्जन में वर्णित घटना बड़ी तीव्रता से आंखों के सामने कैद जाती है रिपोर्ट अर्जन से जो हम विषय के बारे में घटना के बारे में हम बताते हैं उसकी तीव्रता ज्यादा होती है और हम ऐसा लगता है कि वो हमारे आंखों के सामने घटी है और हमारे सामने ही वो यानी कि आंखों में ही कैद हुई हो ऐसा लगता है मुख्यतः इसमें घटनाओं का सहज मनोवैज्ञानिक विश्लेषण होता है लेखक अपनी अनुभूतियों को अत्यंत निखरे रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं దీంట్లో రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉండవు ఆయన చాలా చక్కగా దీని గురించి చెప్పొచ్చు इसमें कथात्मक होती है और तत्परात्मकता भी तथ्यपरकता भी तथ्य అంటే ఫ్యాక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి అంటే కథలాగా ఉంటది అట్ ద సేమ్ టైం దాంట్లో ओरिजिनलिटी ఎక్కువ ఉంటది ఫ్యాక్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి और निष्कर्ष रूप से कंक्लूजन का ఏం చెప్పొచ్చు అంటే समाज में मानव जाति का आधुनिक जीवन के द्रुतगामी वास्तविकता में हस्तक्षेप करने के लिए मनुष्य को नई साहित्य रूप विधा को जन्म देना पड़ा ये जो है गद्य का ही नया रूप है इसी समय इसका जन्म हुआ है అంటే ఈ ఫాస్ట్ మూవింగ్ సొసైటీలో కొత్త కొత్త పద్ధతులని ఇన్వెంట్ చేస్తూ పోతున్నాడు మనిషి దాంట్లో రిపోర్ట్ ఆర్జర్ కూడా ఒకటి ఇది ఫస్ట్ ఎక్కడ నుండి మనము తీసుకున్నాం యూరోప్ నుండి ఫ్రాన్స్ నుండి తీసుకున్నటువంటి వర్డ్ ఇది रिपोर्ट और इसी युग के प्रमुख कवि जो है महादेवी वर्मा फीमेल ओरिएंटेड राइटर थे वो प्रकृति प्रेमी है और इनकी प्रमुख रचनाएं जो है अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं श्रृंखला की कड़ियां इसकी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं इस तरह के इनके बारे में लिखा गया है आधुनिक युग के प्रमुख राइटर्स महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान फीमेल राइटर्स इनकी रचनाएं झांसी की रानी था राम कुमार वर्मा और सर्वश्री माखनलाल चतुर्वेदी कवितలు అయితే చాలా బాగుంటాయి హిమ కిరీటిని హిమ తరంగిని మాత युगावतार समर्पण वेणु लोग गूंजेधरा इस तरह की प्रमुख राइटर्स हैं వీళ్ళ గురించి మీకు సంక్షిప్తంగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు సియారాం శరణ్ గుప్త బాలకృష్ణ శర్మ నవీన్ భగవతి చరణ్ వర్మ श्याम नारायण पांडे और रामधारी सिंह दिनकर వీళ్ళు ఎప్పుడు పుట్టారు వీళ్ళ యొక్క రచనలు ఏంటి మీకు ఈ రైటర్స్ గురించి సంక్షిప్తంగా చెప్పడం జరిగింది और नेक्स्ट क्लास में समय खत्म हो गया है कल के क्लास में निबंध लेखन कैसे लिखी जाती है और अनुवाद क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे ट्रांसलेशन అంటే ఏంటి మే టాపిక్స్ లో ఇచ్చినటువంటి కొన్ని ట్రాన్స్లేషన్స్ ఇంకా ఎస్సేస్ ఎట్లా రాయాలి ఎస్సేస్ ఎనీ టైప్స్ రేపు మనం చూద్దాం आपको आप एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए Recording stopped. इसके बाद कोई डाउट है तो कल के क्लास में एक बार चर्चा करेंगे अगर नहीं तो हम क्लास कंटिन्यू करेंगे ठीक है एक बार जहां तक हुआ 192 पेज तक एक बार देख लीजिए कल हम हिंदी निबंध लेखन कैसे लिखी जाती है और ट्रांसलेशन क्या होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे दूसरे क्लास के साथ वेट करते होंगे इसीलिए आज के क्लास यहाँ ही हम समाप्त करते हैं धन्यवाद